Good evening, Namaskar, Adab, Shast Shri Akal and Kem Cho. This is Shailendra Pandey welcoming all of you to your wonderful platform Physics वाला विक्ट्री बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। कैसे हैं आप सभी लोग? वैभवी, निज़मा, प्रद्यूष, रिधान, अदिति, लकी, श्रद्धा, शिवांक, अखिल, आयुष, चंदन, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? कैसी चल रही है आपकी लाइफ? और आप सभी ने देखो कल कहा, फटाफट बताइए। यस, डुग्गू लाल को भी बुला लेते हैं यार। हाँ, डुग्गू लाल साहब को भी बुला लेते हैं। तो आज हमारे साथ ये डुग्गू लाल साहब भी हैं जो कि क्लास करेंगे, कंसेप्ट्स को समझेंगे और हम सभी को बाकी कंसेप्ट्स को सिखाएंगे भी। यस, तो एक बार जरा चैट बॉक्स में डुग्गू लाल साहब की थोड़ी सी तारीफ हो जाए। हाँ, एक बार चैट बॉक्स में डुग्गू लाल साहब की थोड़ी सी तारीफ हो जाए एक बार। यस, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। यस, डुग्गू लाल ओपी, क्या बात है। तो ये हमारे डुग्गू साहब हैं और डुग्गू साहब ने कल वाली क्लास में बहुत सारी चीजें सीखी थी ना भाई। हाँ, हमें बता रहे थे बाद में कि हाँ सर बहुत सारी चीजें हमने सीख ली हैं और आज डुग्गू लाल साहब और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको सिखाने वाले हैं, है ना। तो फटाफट, यस, डुग्गू लाल साहब की खूब तारीफ हो रही। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लव यू बेटा, लव यू एवरीवन। सभी को बहुत बहुत प्यार है, आशीर्वाद है। आप सभी ने इतना प्यार दिया है पहले ही वाले लेक्चर को कि मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। यस, हाँ, आप सभी ने पहले ही लेक्चर को इतनी तगड़ी रेटिंग दिया है कि मेरा दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो गया है। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। बिल्कुल रिवीजन होगा जो मैंने कल पढ़ाया था। कुछ चीजें मैं आज अभी आपको रिवाइज कराऊंगा ताकि कंसेप्ट्स में और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। आप में से बहुत सारे बच्चों के कल मैंने डाउट्स के रिप्लाई भी किए थे, आज फिर से आपके डाउट्स का रिप्लाई भी करूंगा। यहां पर भी डाउट चेक करेंगे और आपके डाउट्स को देखकर बहुत सारी चीजें मेरे को भी आइडिया लगा कि आप किन किन चीजों में सोच रहे हो, है ना। तो आज वो सारे डाउट्स मैं आपके आज ही क्लियर करने वाला हूं। हाँ, आशा कह रहे हैं सर डुग्गू लाल जी को बहुत बहुत नमस्ते। हाँ हाँ, डुग्गू लाल जी आपको खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं थोड़ा पढ़ लिख लेना। हाँ, क्षितिज कह रहे हैं सर आपकी मेहनत है रेटिंग के पीछे। हाँ, नहीं ठीक है, मेहनत तो है ही है, लेकिन आप सभी का खूब प्यार है। आपने एकदम भर भर के 5 स्टार रेटिंग किया है कल वाले लेक्चर में। बहुत ही मजा आया, है ना। और खूब एनर्जी के साथ, उसी एनर्जी के साथ आज फिर हम लोग लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। जरा चैट बॉक्स में एक बार सभी लोग आग लगा देंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे आज क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो भैया आज हम सब लोग कपल बनेंगे। हाँ जैसे ये देखो, हम तो डुग्गू लाल साहब के साथ कपल बन गए हैं, तो आप सभी को भी कपल बनाएंगे और कपल के बारे में सिखाएंगे कि कपल कैसा होना चाहिए। नहीं नहीं, फिजिक्स वाले कपल की बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है, और इन सभी धांसू आधार कंसेप्ट्स के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं आज की ही इस क्लास में, है ना। यस, एक बच्चा कह रहा है सर जी मुझे भी डुग्गू लाल साहब चाहिए। डुग्गू लाल साहब मिलेगा, बिल्कुल आप पढ़ाई करिए, टॉप करिए। आज ही मैंने एक बच्ची का इंटरव्यू लिया है, 98 पॉइंट समथिंग % आपके विक्ट्री बैच से, मतलब उसने यूट्यूब से देख करके लेक्चर्स पढ़ाई किया था। आप सभी को इसका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, है ना। वीडियो मतलब इंटरव्यू कह सकते हो यार। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसका इंटरव्यू लिया है, कल परसों तक फिजिक्स वाला फाउंडेशन वाले यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, है ना। देखिएगा, सीखिएगा। बच्ची बहुत ही प्यारी बच्ची थी, उसने खूब अच्छे से पढ़ाई किया और मोर देन 98% मार्क्स उसने बोर्ड एग्जामिनेशन में गेन किया है। आईएएस बनना चाहती है। बहुत ही प्यारा इंटरव्यू था, देखिएगा सभी लोग, कमेंट करिएगा, है ना, वहां पर मैं भी चेक करूंगा। यस, यश कह रहे सर जी आज पूरे पूरे 2 घंटे सर जी। हाँ, झेल दीजिए सर। अरे बिल्कुल टेंशन ना लो, धीरे धीरे माहौल बन रहा है, काहे टेंशन ले रहे हो, सब होगा। यस,
उज्जवल कह रहे हैं कि सर फिजिक्स में खुद को परफेक्ट कैसे किया जाए। फिजिक्स में खुद को परफेक्ट करने का एक ही तरीका है, पांडे जी से पढ़ाई करिए। हाँ डुग्गू लाल साहब के साथ पढ़ाई करिए और अच्छे से समझिए कंसेप्ट्स को, बार बार रिवाइज करिए और कोई टेंशन नहीं लेने का यार, एकदम अभी तो दूसरी क्लास है, हर एक चीज पढ़ाएंगे, डेप्थ में फील कराएंगे। इस साल प्रैक्टिकल्स भी कराने की कोशिश करेंगे, जितने पॉसिबल होगा प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। अल्टीमेटली टॉप कराना है और टॉप करोगे तुम, है ना। मैंने कहा था 2 बार बोला करो रोज खुद को कि तुम टॉप करोगे, राइट। सो सबसे पहले रिवीजन की हम लोगों ने सर कल वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। बेटा कल वाली क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले फोर्स के बारे में पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो पुश या पुल हम लोग अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं फोर्स। जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, जिसको हम लोग डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ऐसा भी लिख सकते हैं। सर ये पी क्या होता है? पी का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम। सर ये लीनियर मोमेंटम क्या चीज है? लीनियर मोमेंटम जो है बेटा वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसी को लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। मोमेंटम सर कैसी क्वांटिटी है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है मेरे प्यारे बच्चों, वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम का होता है। तो लीनियर मोमेंटम जो कि mv है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिधर की तरफ वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम भी उधर ही की तरफ होगा। तो डुग्गू लाल साहब कहेंगे कि सर इसका मतलब सर अगर डुग्गू लाल साहब इधर की तरफ जा रहे हैं, टिंग 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 टिंग, है ना, तो अगर इनकी वेलोसिटी इधर की तरफ है तो क्या सर इनका मोमेंटम भी इधर ही की तरफ है? जल्दी से बता दो सब लोग। अगर ये इधर की तरफ जा रहे हैं, अगर इनकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो क्या इनके पास मोमेंटम भी सेम डायरेक्शन में है? तो बेटा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई हैविंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना। वेक्टर के फॉर्म में अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि पी वेक्टर जो है वो मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर के बराबर होना चाहिए, राइट। अगर कोई बोले कि सर मोमेंटम का एसआई यूनिट बता दो सर, तो एसआई यूनिट बेटा देखो बहुत सिंपल है। मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। कोई बोले सर इसका सीजीएस यूनिट बता दो, सीजीएस यूनिट इसका होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर, राइट। तो मोमेंटम की पूरी कहानी मैंने आपको बता दिया है। तो मोमेंटम का सिंपल सा मतलब है ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया, अगर आप इसको धक्का दोगे या आप इनको खींच रहे होगे तो आप खुद सोचो मैं इनकी वेलोसिटी में क्या करूंगा? चेंज करूंगा। अगर ये डुग्गू लाल साहब मान लो ऐसे ऐसे इधर जा रहे थे टिंग 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 10 मीटर पर सेकंड से, मैंने इनको धक्का दे दिया। अगर मैं इनको धक्का दूंगा तो अब ये 10 मीटर पर सेकंड की बजाय 12 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड कंपैरेटिवली हायर स्पीड से मूव कर रहे होंगे, हायर वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। यानी कि अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो मैं इनकी वेलोसिटी को चेंज कर सकता हूं, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी बेटा तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। सर फिजिक्स में चेंज को किससे डिनोट करते हैं? फिजिक्स में हम लोग डेल्टा से चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो सर न्यूटन साहब का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, जिसको हम लोग टाइम इंटरवल भी लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल के बराबर होता है। क्लास 9th में आप लोग इस चीज को पढ़ चुके हो। इसी को सिंबल के फॉर्म में लिखा जाता है। भाई चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से हम लोग, तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया डेल्टा पी। टाइम इंटरवल यानी चेंज इन टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डेल्टा टी से। तो फोर्स क्या है सर? फोर्स होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये सर कौन सा नियम है? ये है हमारे न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ। ये कौन सा लॉ है? दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। ये न्यूटन बाबा का दूसरा नियम है, राइट। अब अगर मैं इस नियम में एक कंडीशन लगा दूं, क्या कंडीशन लगा दूं? इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट हो जाए तो मेरे प्यारे बच्चों जो फोर्स हो जाएगा, जरा देखो, डेल्टा मोमेंटम होता है ना mv, तो इट विल बिकम डेल्टा mv अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अगर मास कांस्टेंट है
तो मास में कोई चेंज नहीं होने वाला है, और अगर मास में कोई चेंज नहीं होगा तो मास को बाहर कर दो, तो इट विल बिकम मास इनटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सर ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सर क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, डुगूलाल ने कहा सर क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है सर वो तो एक्सेलरेशन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहां पर एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, और यहां से एक बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला निकल करके आया, F इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को ही सर हम लोग फोर्स कहते हैं। यस, तनिधि कह रहे हैं सर क्या आपने मेरे डाउट को देखा? मैंने सबके डाउट को बेटा कल देखा था, इसीलिए मैं रिवीजन करा रहा हूं, हर छोटी छोटी चीज बता रहा हूं, ध्यान से केवल सुनने का, बाकी फील लेने का, मजा आ जाएगा, है ना। तो फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। सर ये जो फोर्स है क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? तो हाँ बेटा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स के पास अपना खुद का डायरेक्शन होता है। सर फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ है? बेटा जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का हो वही डायरेक्शन फोर्स का होता है, तो फोर्स वेक्टर को m इंटू ए वेक्टर लिख सकते हैं। जिस तरह से जो डायरेक्शन वेलोसिटी का था वही डायरेक्शन सर मोमेंटम का था, बिल्कुल उसी तरीके से जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के पास। सर इसका यूनिट याद करा दो सर, पिछली साल थोड़ा सा नहीं ध्यान है मान लो, कोई बात नहीं बताते हैं। अगर आप फोर्स के यूनिट की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों फोर्स का एसआई यूनिट जरा सोचो, मास होता है किलोग्राम, ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन कहा जाता है। न्यूटन साहब ने कहा कि यार हमने इतना मेहनत किया है, जरा हमारा नाम भी तो यूज कर लो, तो हमने कहा ठीक है सर, ये जो एसआई यूनिट है ना, जहां भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा होगा सर वहां पे हम आपको याद कर लेंगे और हम वहां लिख देंगे कि भैया यूनिट है न्यूटन। अब बात आई सर सीजीएस यूनिट की बात करो सर, सीजीएस यूनिट में क्या होगा सर? मास को हम लोग बेटा ग्राम में लिखेंगे और एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखेंगे। इसी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और ग्राम का जो फैक्ट है एक हिसाब से समझ लो, इसी को डाइन कहा जाता है, राइट। तो फोर्स का एसआई यूनिट हो गया न्यूटन और सीजीएस यूनिट हो गया डाइन, है ना। एसआई यूनिट हो गया न्यूटन और सीजीएस यूनिट क्या हो गया बेटा? डाइन। ठीक है सर, मान लिया न्यूटन और डाइन में सर जी रिलेशन क्या है? तो बेटा 1 न्यूटन का मतलब मैंने क्या बताया, 1 न्यूटन का मतलब हो गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा इसको सर कन्वर्ट करो सर सीजीएस यूनिट में, तो बेटा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, सबको पता है, क्या बात है सर, है ना, क्या बात है सर, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये भी बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। बाकी सेकंड का सेकंड ही रहेगा, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 1000 इंटू 100 करोगे 10 की पावर 5 बन जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का नाम था डाइन। मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, ये बन गया 10 टू द पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन में 1,00,000 डाइन होते हैं, है ना। बोलो यार, क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में आई है? अगर बात समझ में आई है तो फटाफट चैट बॉक्स में जरा एक बार हार्ट स्पैम हो जाए यार, सभी का दिल दिखाई पड़ जाना चाहिए लाल लाल डुग्गू लाल के लिए। जरा सभी लोग हाँ दिल दिखा दो यार, फटाफट, बेसिक चीज है, बेसिक चीज है, क्या बात है। न्यूमेरिकल नंबर 4 भी करवाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी कराएंगे, है ना, क्या बात है, अरे वाह, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आप जान गए। सर क्या फोर्स का कोई और भी यूनिट होता है सर? तो मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। बेटा वेट भी एक फोर्स होता है,
वेट भी एक फोर्स होता है, वेट इज ऑल्सो अ फोर्स। सर वेट कौन अप्लाई करता है, सर वेट कौन लगाता है, अर्थ। ठीक है, वेट क्या है, वेट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो मैं यहां लिख सकता हूं, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन applied by force of attraction applied by earth on any object। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है उसी फोर्स को हम लोग वेट के नाम से जानते हैं। तो सर वेट तो हम लोग ने पढ़ रखा था सर, 9th में तो सर फॉर्मूला पढ़ा था कि वेट एम जी के बराबर होता है, जहां पर एम ऑब्जेक्ट का मास है सर, और ये जो जी है, इस जी को सर हम लोग बोलते थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या आपको ये सारी बातें याद आ रही हैं यार? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम लोग स्मॉल जी बोलते हैं। सर ये जो स्मॉल जी था सर, इसकी वैल्यू भी कुछ कुछ याद आ रही है, दैट वाज ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्मॉल जी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर मैं तुमसे बोलूं यार सीजीएस यूनिट में बताओ इसकी वैल्यू, फटाफट बताओ जरा क्या होगा। इसी जी की वैल्यू सीजीएस यूनिट में क्या होगा? ये तो एसआई यूनिट है। अरे भाई जल्दी से बताओ यार, ये तो एसआई यूनिट है। अगर मैं बोलूं कि बेटा सीजीएस यूनिट चाहिए तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसी को मैं 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकता हूं। क्या क्या बात है, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। हजारों बच्चों ने एकदम भर दिया चैट बॉक्स, सर 980 980 980 980, क्या बात है ना। यानी कि स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो दो वैल्यूज हैं। अगर एसआई यूनिट में कोई पूछेगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर सीजीएस यूनिट में कोई पूछेगा तो दैट इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है सर। इसका मतलब सर ये हो गया कि हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स भी है, हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स भी है सर। इसका मतलब सर फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी होती हैं। हाँ भाई बिल्कुल होती हैं सर। कौन कौन सी है? सबसे पहली इसकी यूनिट है किलोग्राम फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट का मतलब क्या है? सबसे पहली यूनिट कौन सी है? किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या होता है? इट इज वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट। अब आप लोग मेरे को बताओ, अगर 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है तो बेटा उसका वेट कितना होगा? फटाफट बता दो। 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब होता है इट इज द वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट। तो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट अगर सर है तो 1 केजी उसका मास हो गया, और सर जी की वैल्यू होती है 9.8 के बराबर। तो ये वैल्यू तो सर न्यूटन में ही आएगी सर, क्योंकि ये तो एक फोर्स है। वेट क्या होता है? एक फोर्स होता है, तो उसका यूनिट तो सर न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब सर तो बड़ा सिंपल निकला सर, 1 किलोग्राम फोर्स जो है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम फोर्स जो है सर वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। क्या ये बात आपको चकाचक समझ में आई है? चकाचक समझ में आई है। 1 किलोग्राम फोर्स यानी कि किसी भी 1 केजी ऑब्जेक्ट पर जो वेट अप्लाई होता है अर्थ के थ्रू वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। जरा सब लोग ये बता दो, अगर मेरा मास फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो मैं बड़ा हेल्दी फिट आदमी हूं, है एकदम हट्टा कट्टा, डोले वोले देख ही रहे हो मेरे, है ना। हाँ तो जल्दी से बता दो जरा, अगर मान लो मेरा मास है 100 केजी, तो मेरे ऊपर जो अर्थ फोर्स लगा रहा है क्या वो 100 किलोग्राम फोर्स हो गया? क्या वो 100 किलोग्राम फोर्स हो गया? फटाफट बता दो। मेरे ऊपर अर्थ जो फोर्स लगा रहा है क्या वो 100 किलोग्राम फोर्स हो गया? और अगर वो 100 किलोग्राम फोर्स है तो उसकी वैल्यू न्यूटन में बता दो मेरे प्यारे बच्चों।
100 किलोग्राम फोर्स जो है उसकी वैल्यू न्यूटन में बता दो सब लोग कितनी होगी। हाँ बता दो जरा। ये क्या है? ये है शैलेंद्र सर वेट। शैलेंद्र सर का वेट कितना है? हाँ तो आप कह सकते हो सर आपका वेट हो गया 100 किलोग्राम फोर्स के बराबर। 100 किलोग्राम फोर्स के बराबर, राइट है। और 1 किलोग्राम फोर्स जो है वो 9.8 न्यूटन के बराबर अगर होता है तो 100 किलोग्राम फोर्स का क्या वो 980 न्यूटन के बराबर है? बोलो यार। यानी कि शैलेंद्र सर जो है वो 980 न्यूटन के बराबर है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अरे यार, क्या मेरा जो वेट है वो 980 न्यूटन के बराबर है? बोलो यार, है ना। अब बताओ इतनी बात कितने बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आई है कि हाँ सर जी अब मामला सही है, अब सर जी समझ में आया है। अभी भी कुछ कुछ चीजें हैं, धीरे धीरे आएंगे बढ़ेंगे। इतनी बातें जो मैंने बताई हैं, क्या इतनी बातें एकदम चकाचक क्लियर है? इतनी बातें बोलो क्या चकाचक क्लियर है ना। चलो अब आते हैं थोड़ा दूसरे कंसेप्ट के ऊपर। दूसरा सर क्या था सर? दूसरी यूनिट भी तो एक होती है सर, ग्राम फोर्स। सर ग्राम फोर्स भी तो होता है सर। सर ग्राम फोर्स होता है, यस। दैट इज बेसिकली वेट ऑफ 1 ग्राम ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 ग्राम का है, अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 ग्राम का है ना, तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो 1 ग्राम फोर्स के बराबर होता है। और जो 1 ग्राम फोर्स है, जो 1 ग्राम फोर्स है मेरे प्यारे बच्चों, जरा उसका वेट बता दो भैया। 1 ग्राम तो उसका मास हो गया, और जी की वैल्यू सीजीएस यूनिट में अगर लेंगे तो वो वैल्यू कितनी हो गई? 980 डाइन्स के बराबर। 980 डाइन्स के बराबर। बेटा 1 ग्राम फोर्स जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 980 डायन्स। क्या बात, डायन नहीं है, डाइन है, डाइन है ना, डाइन है। तो भैया 91.42% बच्चों को समझ में आ गया है, बहुत ही बढ़िया है। यानी कि मैक्सिमम बच्चा हमारा जो है वो समझ गया है। क्या बात है। फरहान साहब कह रहे हैं सर जी ये किलोग्राम फोर्स क्या होता है? तो भैया फरहान साहब, वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज नोन एज 1 किलोग्राम फोर्स। 1 केजी का ऑब्जेक्ट ले लो, उसका जो वेट है वही 1 किलोग्राम फोर्स, दैट इज 9.8 न्यूटन। और अगर सर 1 ग्राम का ऑब्जेक्ट हो सर तो उसको बोलेंगे ग्राम फोर्स। 1 ग्राम फोर्स 980 डाइन के बराबर होता है ना। हाँ इस पर आज एक रील आने वाला है। हाँ इस पर आज एक रील आने वाला है, इंस्टाग्राम पे मैं डालूंगा, एक रील है, देखिएगा, है ना, बताइएगा कैसा लगा, है ना। 1 ग्राम फोर्स जो है वो 980 डाइन के बराबर होता है ना। तो ये रहा बेटा पूरा कंसेप्ट फोर्स का, कि फोर्स जो है वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के बराबर है, फोर्स एम ए के बराबर है, और यूनिट्स उसके न्यूटन और डाइन होते हैं। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। बिल्कुल इसी तरीके से 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन के बराबर है, 1 ग्राम फोर्स 980 डाइन के बराबर है। अब आप किसी को भी किसी दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो सकता है आपसे बोले कि 1 किलोग्राम फोर्स को डाइन में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या करेंगे? 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन के बराबर है, और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर है। तो बेटा 1 किलोग्राम फोर्स जो है वो 9.8 इंटू 10⁵ डाइन के बराबर हो जाएगा। क्या इस बात का फील आया है? क्या इस बात का फील आया है? अरे भाई क्या इस बात का फील आया है? कह रहे हैं सर जी आईडी क्या है, आईडी क्या है? मेरी आईडी है शैलेंद्र सर फिजिक्स, शैलेंद्र सर फिजिक्स, ठीक है। हाँ जी, यस। तो 1 ग्राम फोर्स जो है 980 डाइन के बराबर है, 1 किलोग्राम फोर्स जो है वो 9.8 न्यूटन के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। ये सारे कंसेप्ट्स हैं फोर्स के बारे में, ठीक।
अब थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं मोशन के बारे में। कल हम लोगों ने बात किया कि सर मोशन के कितने टाइप हो सकते हैं, तो एक बेसिक मैंने आपको बताया कि यार मोशन के दो टाइप हैं। ठीक है, मोशन के दो टाइप हैं। सबसे पहला मोशन का टाइप आपको बताया गया ट्रांसलेशनल मोशन। सबसे पहला टाइप था ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा टाइप था रोटेशनल मोशन, है ना। अब मैं आपको देखो डिटेल वाली बात बता रहा हूं, डिटेल वाली बात बता रहा हूं। कल जो मैंने बताया था वो चीज थी जो आपकी बुक में लिखा था, राइट। अब मैं आपको देखो इन डेप्थ वाली बात बता रहा हूं, डिटेल वाली बात बता रहा हूं। सर मोशन के बेसिक कितने टाइप हुए? दो टाइप। वैसे तो मोशन के दो टाइप आप 9th में भी पढ़ चुके हो, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड का कांस्टेंट हो जाना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड का वेरिएबल हो जाना। जब स्पीड कांस्टेंट ना हो तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, जिसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, राइट। फिलहाल मोशन के दो बेसिक टाइप हुए, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। अब ये कौन समझाएगा हम लोग को? अब ये समझाएंगे हमें डुग्गू लाल साहब। अब ये हमें क्या समझाएंगे? डुग्गू लाल साहब। जरा ध्यान से सुन। मान लो डुग्गू लाल साहब को, मान लो अगर मैं यहां से यहां ऐसे लेकर के जा रहा हूं, जिसमें डुग्गू लाल साहब का ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है। सर ये ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन का मतलब है इनकी आंख जहां पर है, इनकी नाक जहां पर है, इनका पैर जहां पर है, इनका हाथ जहां पर है, अगर वो सब एक ही जगह पर रहे, ठीक है, तो बोलेंगे कि सर ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ। जैसे अभी ये यहां पर है, मैं इनको नीचे ले जा रहा हूं, देखो ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ। मैं इधर ले गया, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ। मैं इधर ले गया, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ। मैं इनको ऐसे ऐसे भी घुमा दूं, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है। ये जैसे थे ये अभी भी वैसे ही हैं। इस तरह का जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल मोशन कहलाता है। लेकिन अगर ये ऐसे थे, चलने के दौरान ये ऐसे हो गए, तो अब इनका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, इनका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, है ना। देखो इनका अभी तक कान यहां पर था, जब ये ऐसे 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 हो गए तो इनका कान यहां पहुंच गया। बात समझ रहे हो? ये घूम गए तो इसका मतलब ओरिएंटेशन चेंज हो गया। अगर ओरिएंटेशन चेंज हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि सर ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? देखो अगर ये डुग्गू लाल साहब ऐसे 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 जा रहे हैं, इसका मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन है। अगर डुग्गू लाल साहब मान लो ऐसे ऐसे भी जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ये भी ट्रांसलेशनल मोशन है। लेकिन डुग्गू लाल साहब अगर घूम गए, ये मोशन कौन सा हुआ? रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो मैं यहां पर सर क्या लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं कि सर, मैं ये लिख सकता हूं कि अगर सेम ओरिएंटेशन है, अगर सेम ओरिएंटेशन है सर, तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा। लेकिन अगर डिफरेंट ओरिएंटेशन हो रहा है, अगर डिफरेंट ओरिएंटेशन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब जो मोशन होगा वो कैसा होने वाला है? दैट इज रोटेशनल मोशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट का कंटिन्यूअसली ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट किस तरह के मोशन में हो गया मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट बता दो, किस तरह के मोशन में हो गया मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट बता दो यार। तब ये हो गया रोटेशनल मोशन में। लेकिन अगर ये यहां से आए, ऐसे आ जाएं, ऐसे चले जाएं, ऐसे 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 मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ये मोशन कौन सा है? ट्रांसलेशनल मोशन। अगर ओरिएंटेशन में चेंज नहीं आ रहा है तो ट्रांसलेशनल मोशन है। लेकिन अगर ये घूम गए ऐसे, तो ये रोटेशनल मोशन होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अरे भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बताओ यार, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कल बहुत सारे बच्चे ने ये डाउट पूछा था कि सर, जैसे कल मैंने बोला था ना कि अगर ये डुग्गू लाल साहब अगर ये जिग जैग मोशन में है, तो सर ये मोशन कैसे ट्रांसलेशनल हो गया? ये भी ट्रांसलेशनल मोशन, राइट। अगर ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, देखो ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ। अगर ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ है तो ये मोशन ट्रांसलेशनल मोशन कहलाता है। लेकिन
अगर ये ऊपर जाने में ऐसे हो जाएं, नीचे आने में ऐसे हो जाएं, तो अब ओरिएंटेशन चेंज हो गया है, राइट। तो अगर ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है तो ट्रांसलेशनल मोशन है, और अगर ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली तो उसको हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। इज इट क्लियर मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल? क्या ये बात अब समझ में आ रही है? देखो, मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे ना यार, सारे कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, गारंटी है। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे 100%, कोई डाउट नहीं बच सकता है, ठीक है। सिर्फ कंसंट्रेशन से आपको मेरी बात सुननी है। हर एक चीज जो आज बता रहा हूं, कल भी बताया था बट आज फिर से बता रहा हूं, इसीलिए कि तुम्हारे कंसेप्ट्स में एकदम ब्यूटी, एकदम क्लियरिटी आ जाए, तुम्हें मजा आ जाए एकदम, है ना। जब कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा ना यार, तो तुम फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है ना, ऐसे चुटकियों में सॉल्व करोगे यार, चुटकियों में सॉल्व करोगे। कुछ नहीं होता न्यूमेरिकल्स में, इट्स ऑल अबाउट द क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, है ना। तो वही कंसेप्ट आपका एकदम मैं क्लियर करना चाहता हूं, है ना भाई। क्या बात है, आर्या पांडे ने बोला सर एकदम चकाचक समझ में आ गया। अब देखो, कल वाली स्लाइड में एक चीज लिखा था कि ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन, तो आपकी किताब में लिखा था इसलिए लिख दिया गया स्लाइड पर, अदरवाइज ट्रांसलेशनल मोशन अलग चीज है, लीनियर मोशन अलग चीज है। लीनियर मोशन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव कर जाए, जैसे मैं लिख रहा हूं। लीनियर मोशन का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव कर, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है तो उसका मोशन लीनियर मोशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही सर्कुलर मोशन भी होता है। ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो बेटा उसका जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन कहला जाएगा, है ना। इस तरह के बहुत सारे मोशन हो सकते हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। पैराबोलिक पाथ पर ऑब्जेक्ट मूव कर जाए तो उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। तरह तरह के ऐसे मोशंस हो सकते हैं। अभी बात समझ में आई क्या? अच्छा, डाउट देख ले, ठीक है, ठीक, आ जाओ डाउट देखते हैं। लगी ने कहा थैंक्स सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन? क्या बात है। कल भी इस तरह का क्वेश्चन कई सारे बच्चों ने पूछा था, सर सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ ये जो डुग्गूलाल साहब है अभी ये किस तरह के मोशन में? जल्दी बताओ, ये कौन सा मोशन है? ये कौन सा मोशन है? फटाफट बताओ, ये कौन सा मोशन है? डुग्गूलाल साहब ये किस तरह के मोशन में घूम रहे हैं? फटाफट बताओ, सर्कुलर मोशन है या रोटेशनल मोशन है? फटाफट बताओ। दिस टाइप ऑफ मोशन इज सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है बेटा, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये मोशन कैसा हो गया? सर्कुलर मोशन, राइट? राइट, अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आया सर। अच्छा ये देखो जरा, सही चीज देखो जरा, ये देखो, हाँ हाँ, मेरा जूता है जापानी फिर पतलून इंग्लिशतानी, है ना। चलो खैर, अगर 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 ये मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं तो अब ये कौन सा मोशन है यार? ये कौन सा मोशन है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ, ये कौन सा मोशन है? अरे मैं दिख तो रहा हूं ना, पीछे हूं, टेंशन ना लो। अब बता दो यार, ऐसा बता दो यार, ये कौन सा मोशन है? बताओ, ये कौन सा मोशन है? बताओ कौन सा मोशन है? यस 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 यस, ये कौन सा मोशन है? दिस इज रोटेशनल मोशन। अभी डिफरेंस समझ में आया क्या? डिफरेंस समझ में आया क्या है? डिफरेंस समझ में आया क्या? क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन में है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पर होते हुए ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो ये कौन सा मोशन हो गया भाई साहब? दैट मोशन इज रोटेशनल मोशन। अच्छा सर, थोड़ा और डेप्थ में बताओ सर, आप तो हायर क्लास में भी पढ़ाते हो सर, थोड़ा डेप्थ में बताओ। सोचो, जब एक ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में होता है, लाइक दिस, ऑब्जेक्ट जब रोटेशनल मोशन में होता है, इस ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट ले लो, इस पूरे ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट ले लो, मान लो ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। अब बताओ मेरे को, ये पॉइंट का मोशन कैसा मोशन है? ध्यान से देखो, बताओ ये पॉइंट किस मोशन में है?
ये पॉइंट, मेरे कंधे का ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन से मोशन में है? फटाफट देखो और बताओ कौन से मोशन में है। कौन से मोशन में है? सर्कुलर मोशन में है। यानी कि सर रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या रिलेशन है बेटा? जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो सर्कुलर मोशन कहलाता है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक एक्सिस के अबाउट या किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा होता है तो उस ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है। क्या बात है? जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में हो तो अब मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट बता रहा हूं। इस स्पेशल पॉइंट का नाम क्या है? का नाम क्या है? मैं आज बता रहा हूं आपको, इसका नाम क्या है? शैलेंद्र सर स्पेशल्स, है ना? शैलेंद्र सर स्पेशल्स, ट्रिपल एस, एस क्यूब, है ना? ये एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिपल एस। आगे से हम लोग इसको ट्रिपल एस, एस 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 के नाम से लिखेंगे, राइट? ये स्पेशल पॉइंट है। क्या पॉइंट है? if an object is in rotational motion, if an object is in rotational motion, every point on it is in circular motion. जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में होता है तो उस ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन में होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है? जैसे मोशन ऑफ, ध्यान से समझना यार, डिटेल में बात कर रहा हूं तुमसे मैं। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड, अर्थ का मोशन सन के अराउंड, आपको बताना है कैसा मोशन है बेटा। पहला ऑप्शन है सर्कुलर, दूसरा ऑप्शन है रोटेशनल। दो ही ऑप्शंस मैं आपको दूंगा, सर्कुलर या फिर रोटेशनल। फटाफट आपको आंसर करना है। चलो आंसर करो, आंसर करो। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन, हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड किस तरह के मोशन में होता है? वो होता है सर्कुलर मोशन में, या फिर वो होता है रोटेशनल मोशन। फटाफट बता दीजिए। हाँ, डाउट और देखेंगे यार, काहे परेशान है? इसका जवाब दो पहले आप मेरे को, सर्कुलर है या रोटेशनल मोशन है? तुम्हें क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ABCD ऑप्शन आया होगा आपके पास, है ना? बोल आया ना? यस। तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज एक्चुअली सर्कुलर मोशन, दैट इज सर्कुलर मोशन, राइट? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देखो कितने बच्चों ने सही किया है, 68.5%। क्यों कंफ्यूजन पाल रहे हो? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, हमारा जो अर्थ है, देखो अर्थ एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, इधर सन होता है, ये बेटा सन है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ। और अर्थ एक सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम, कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे घूमता है। क्योंकि अर्थ एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है इसलिए उसका मोशन हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं, राइट? सो मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन इज सर्कुलर मोशन, राइट? बट मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, हमारा जो अर्थ है अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट भी मोशन करता है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, उसके बारे में क्या ख्याल है? 30 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, अब बताओ। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट अर्थ का जो मोशन है मेरे प्यारे बच्चों, वो कैसा मोशन होता है?
एक बच्चे ने अभी लिखा चैट बॉक्स में, सर सर ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ओरिएंटेशन का मतलब डुग्गूलाल साहब की जो आंखें हैं, इनकी नाक है, इनका शरीर है, हर एक पॉइंट एक ही जगह पर अगर है तो इसका मतलब होता है ओरिएंटेशन सेम है। ओरिएंटेशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने कैसे रखा है। अभी ऐसे रखा है तो ओरिएंटेशन ऐसा है, ऐसे कर देंगे तो भैया ओरिएंटेशन ऐसा हो गया। ओरिएंटेशन मतलब किस तरह से रखा है, सिंपल, राइट? यही ओरिएंटेशन होता है। अभी मैं ऐसे खड़ा हूं, अगर मैं सर नीचे कर लूं, पैर ऊपर कर लूं, तो मेरा ओरिएंटेशन उल्टा हो जाएगा। अब ये मत कहना कि सर खड़े होकर दिखाओ, कि हमारे बस का तो ना है बाबा। हाँ, डुग्गूलाल साहब को भले हम खड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। फिलहाल ये इसका आंसर हो गया यार, रोटेशनल मोशन। 91.43% बच्चों ने सही जवाब दिया। हमजा ने सबसे पहले जवाब दिया, क्या बात है। दैट मींस मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज व्हाट? रोटेशनल। ये मोशन कैसा है भैया? ये मोशन रोटेशनल मोशन होता है। मोशन के दो टाइप हो गए, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। इनके बारे में भी इन डेप्थ बात मैंने आपको कर ली है, आपसे कर लिया, आपको मैंने रिवाइज करवा दिया है। बोलो यार, समझ आया क्या? अगर समझ आया यार, अब समझ में आ गया, चैट बॉक्स में आग लगा दो एक बार। हाँ, एकदम आग, धुआं धुआं हो जाना चाहिए। हाँ, चैट बॉक्स में आग लगा दीजिए एक बार फटाफट सभी लोग। हाँ, शेफाली बेटा, मैंने सिंपली ये बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में है, राइट, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। इस ऑब्जेक्ट का कोई भी एक पॉइंट अगर मैं चूज, इस पॉइंट को चूज करूं, ये जब घूमेगा ना तो ये पॉइंट का मोशन आप देखो कैसा है, ये पॉइंट का मोशन देखो कैसा है, ये पॉइंट का मोशन सर्कुलर मोशन। ये पॉइंट यहां था, घूमते 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 ऐसे जाएगा, ऐसे घूमकर वापस आएगा, तो पॉइंट सर्कुलर मोशन में होगा, जबकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनल मोशन में होगा। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू मोशन। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। सर आपने कल और क्या पढ़ाया था? कल मैंने आप लोगों को और पढ़ाया था मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, राइट? मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। सर ये मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अब जरा सोचो, मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट पर मैं इस पॉइंट पर एक कील डालकर इसको दीवार में ठोक, इस ऑब्जेक्ट को एक कील यहां पर लगाऊं और मैं इसको दीवार में ऐसे ठोक, फिक्स कर दूं, तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, या फिर इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, पाइवट भी बोल। पाइवट का मतलब समझ लो, बॉडी को जिस पॉइंट पर फिक्स कर दिया गया इसी को हम लोग पाइवट बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, या फिर आप इसी को पॉइंट ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हो। इसी को आप पॉइंट ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर अब एक फोर्स अगर मैं लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता हूं, ऐसा मैं एक फोर्स लगाता हूं, फटाफट सब लोग बता दो कि ये ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, क्लॉकवाइज ये घूमेगा या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। फटाफट बता दो, क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। 30 सेकंड का ही टाइम दूंगा मैं, फटाफट बताओ, ए या बी। अगर मैंने इस तरह का फोर्स लगा दिया मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का अगर मैंने फोर्स लगा दिया तो ये फोर्स क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को ये घुमाने की कोशिश करेगा। ये पॉइंट इसका फिक्स्ड पॉइंट है और फोर्स तुमने यहां लगा रखा है। अगर यहां लगाया होगा तो ये क्या करेगा, ये उसको घुमाने की कोशिश करेगा। क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये तुम लोग मेरे को बताओ, है ना। मैं लिख रहा हूं, दिस फोर्स will try rotate object in clockwise direction। ये जो फोर्स है, ये फोर्स ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मेरे प्यारे बच्चों, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
घुमाने की कोशिश कर रहा होगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऑलमोस्ट 90% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इस तरह का जो फोर्स है ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, राइट। लेकिन अगर यहां पर मैं ऐसा केस बना दूं कि ये वही वाली बॉडी है, ये उसका इस बार फिर से फिक्स्ड पॉइंट है, और फोर्स अगर मैं इस डायरेक्शन में लगा दूं, इधर से लगा दूं, तो इस बार ये जो फोर्स है ये फोर्स ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। यहां पे लिखेंगे इसको, दिस फोर्स विल ट्राई टू रोटेट द ऑब्जेक्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बात है सर जी, काश हमारी कॉपी में भी ऐसा ही होता सर। हाँ तो भैया थोड़ा सा फायदा है हमारा कि हम ऐसा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप लोग को लिखना पड़ेगा। हाँ, लिखना पड़ेगा बाबा, राइट। तो इस तरह का जो फोर्स है ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, जबकि इस तरह का जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। जबकि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट फिक्स्ड है, और अगर मैं फोर्स भी इसी पॉइंट पर लगा दूं, अब क्या होगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, या नो रोटेशन? अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? घुमाएगा नहीं घुमाएगा? बताओ, क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा या नहीं घुमाएगा? अगर इस तरह का फोर्स था, है ना, तो इसने ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज घुमाया। इधर फोर्स लगाया तो इसने ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। लेकिन सोचो अगर सेंटर पे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा? सेंटर पर फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा? दिस फोर्स will will this force will hit the this force will not rotate the object। ये फोर्स ऑब्जेक्ट को रोटेट ही नहीं करने वाला है। ऑलमोस्ट 92% बच्चे बात को समझ गए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। तो बेटा अगर कभी भी फोर्स उस पाइवट वाले पॉइंट पर ही लग जाए, वो फोर्स ऑब्जेक्ट को घुमाने की कोशिश नहीं करता है, राइट, नहीं करता है। दिस इफेक्ट, ये जो तीनों मैंने इफेक्ट बताया ना, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, this effect is called turning effect। this effect is called turning effect of force। इसी इफेक्ट को टर्निंग इफेक्ट कहा जाता है। आप फोर्स लगाकर जब ऑब्जेक्ट को घुमाने की कोशिश करते हैं, चाहे ऐसा चाहे ऐसा, चाहे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसी को टर्निंग इफेक्ट का नाम दिया जाता है। एंड टर्निंग इफेक्ट ऑलवेज जनरेटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, इट इज ऑलवेज जनरेटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट ऑफ। इस तरह का जो इफेक्ट है उसी को टर्निंग इफेक्ट कहा जाता है। और ये टर्निंग इफेक्ट कब प्रोड्यूस होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फोर्स, और वी कैन से टॉर्क। इसी मूवमेंट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क कहा जाता है, जिसका सिंबल होता है टाउ। का सिंबल क्या होता है भैया? टाउ। चाहे तुम मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलो बेटा, चाहे तुम टॉर्क बोलो, बात एक ही है, एक ही बात है, राइट। इसी को आप यहां पर लिखेंगे भैया, इस पॉइंट का नाम क्या है? दिस इज ट्रिपल एस। दिस इज व्हाट? ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब समझ गए ना? ट्रिपल एस का मतलब समझ गए ना? ट्रिपल एस का मतलब क्या है भैया? शैलेंद्र सर स्पेशल्स। ये वो स्पेशल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं फॉर योर कंसेप्ट बिल्डिंग, राइट। आप अपने दिमाग में जो कंसेप्ट बिल्ड करोगे, उन पॉइंट्स को हम लोग क्या नाम दिया करेंगे? ट्रिपल एस, एस क्यूब, ट्रिपल एस। बोलो यार,
समझ आया क्या? समझ आया क्या? ट्रिपल एस, राइट? सो दिस इफेक्ट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, एंड टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स, या जिसको हम लोग टॉर्क भी कह सकते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क भी कहा जाता है। एक ही बात है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, है ना? बच्चे कह रहे हैं, गीत ने बोला सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक। हाँ सर, डेफिनेशन ऑफ टॉर्क बिल्कुल बताएंगे, चल रहे हैं सर। बट इन द केस ऑफ अम्ब्रेला द फोर्स इज अप्लाइड एट द सेंटर एंड स्टिल इट इज रोटेटिंग, प्लीज एक्सप्लेन। हाँ, इसकी बात अभी करेंगे, परेशान मत हो सर। मेरे बुक में लिखा है लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन सेम है। हाँ ठीक है, मैंने आपसे बोला तो समझाया, तो मैंने कल भी मैंने कहा था लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। किताबों में यही लिखा है, 9th-10th के लेवल पर यही बताया जाता है। बट जब हायर लेवल पर आओगे तब आपको पता चलेगा कि ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन से होता है। अगर ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है तो ट्रांसलेशनल मोशन है, और अगर ओरिएंटेशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो रोटेशनल मोशन कहलाता है। ठीक है, चलो, तो ये ट्रिपल एस वाला पॉइंट बेटा अपनी कॉपी पे आप नोट कर लेना बढ़िया से, राइट, है ना? ये आपके कंसेप्ट को बिल्ड करेगा। फिर से आगे बढ़ते हैं और सर टॉर्क की तरफ बढ़ते हैं। सर ये टॉर्क क्या होता है सर? व्हाट इज टॉर्क? कॉपी पे सब लोग बढ़िया से नोट करेंगे हर एक चीज। इसी टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। चाहे आप टॉर्क बोलिए, चाहे आप इसी को मोमेंट ऑफ फोर्स बोलिए, एक ही बात है, सेम चीज है, कोई अंतर दोनों में नहीं है, राइट? ठीक है सर। सर ये टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? सबसे पहली बात, इट प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट इन, जब भी आप ऑब्जेक्ट पर टॉर्क लगाओगे, टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स लगाओगे, वो हमेशा ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की कोशिश करेगा। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट में टॉर्क लगा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो उसमें टॉर्क लगा हुआ है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इट प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट इन द बॉडी। अगर टॉर्क लगा है तो वो रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करेगा। और बच्चा, अगर मान लो ये एक खूबसूरत सी बॉडी है ना, इसको चाहे अदरक मान लो, चाहे इसको अमीबा मान लो, चाहे इसको डुगू लाल मान लो, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, जरा ध्यान से देखना, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को इस एक पॉइंट पर मैंने फिक्स कर दिया, राइट? तो इसी पॉइंट को हम लोग फिक्स पॉइंट बोल सकते हैं। इसी पॉइंट को हम लोग नाम क्या दे सकते हैं भैया? इसी को हम पाइवोट बोल सकते हैं, इसी को हम पॉइंट ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं। मान लो मैं इसको अभी फिलहाल इस डायग्राम में मैं पाइवोट लिख दे रहा हूं, ये पाइवोट है, राइट? और मैंने इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, लाइक दिस इज, लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट। फोर्स वाली लाइन को थोड़ा सा पीछे बढ़ा दो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कहा जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूं। टॉर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and perpendicular distance between line of action of force and pivot, है, जिसको फिक्स पॉइंट भी हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि सर टॉर्क क्या होता है? सर टॉर्क ही है जो रोटेशनल मोशन क्रिएट करेगा, टॉर्क ही है जो रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करेगा। सर टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट।
टॉर्क इज सिंपली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? अगर बात चमकी है, जरा चैट बॉक्स में एक बार फटाफट हार्ट स्पैम हो जाए, सभी का दिल दिखाई पड़ जाना चाहिए फटाफट। कपल की भी बात करने वाले हैं बेटा, सो क्या करने वाले, राइट? सो टॉर्क को टाउ से डिनोट करेंगे एंड टॉर्क इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच का जो प्रोडक्ट होता है, इसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं। इसी को टॉर्क कहते हैं, है ना? टॉर्क कहते हैं। टॉर्क ही है जो रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, राइट? किसी भी ऑब्जेक्ट पर। देखो, अगर पाइवट होगा, अगर ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट पर फिक्स्ड होगा, तो वो सिर्फ वहां पर रोटेशनल मोशन ही करेगा। अगर पाइवट है तो वो सिर्फ रोटेशनल मोशन ही करेगा। लेकिन अगर पाइवट ना हो सर, तो क्या होगा? जरा सोचो। देखो देखो, इमेजिन करो तुम्हारे सामने मैं हूं, दिख रहा है ना? मैं सामने में हूं, दिख रहा है? ये पेन दिख रहा है सबको? पेन दिख रहा है? ये पेन अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो क्या होगा? बताओ। ये पेन अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो क्या होगा? फटाफट बताओ सब लोग। यार, ये पेन अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो क्या होगा? क्या होगा अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो? ऐसे अगर मैं छोड़ूंगा ना, तो ये पेन ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। इस बार ये जो पेन है वो ट्रांसलेशनल मोशन में भी है और रोटेशनल मोशन में भी है। घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है। एक बच्चे ने बोला सर गिर जाएगा। गिरेगा नहीं, नीचे तो जाना ही है। अरे यार, नीचे तो जाना ही है, वो तो गिरेगा ही। लेकिन मोशन कैसा होगा? अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ये ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। डुगूलाल के साथ देखो, ट्राई करते हैं। डुगूलाल साहब के साथ ट्राई करते हैं। ये डुगूलाल साहब है। इमेजिन करो मैंने इनको कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह। अरे यार, ये तो उड़ ही गए। अरे प्रभु, अरे डुगूलाल साहब, एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग, है ना? तो इधर से करते हैं ना, इधर हवा आ रही है यार, इधर हवा आ रही है। डुगूलाल साहब, इस बार आपको क्या करना है? ट्रांसलेशनल मोशन भी करना है और रोटेशनल भी करना है, दोनों करना है ना? हाँ, डुगूलाल साहब देखिएगा, देखिएगा, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। अरे यार डुगूलाल साहब, क्या कर रहे हो यार? है, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। अरे यार डुगूलाल साहब, आप तो यार उड़ जा रहे हैं। डुगूलाल साहब हमारे जो है उड़ जा रहे हैं, अभी मूड में नहीं है। कह रहे हैं सर जी ऐसा थोड़ी ना होता, आप समझाने के लिए कभी ऐसे करेंगे कभी ऐसे करेंगे, मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं है? मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आराम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर, चलो पेन को ही मैं एक बार उड़ा के दिखा रहा हूँ, है ना? अगर ऐसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना यार, अगर ऐसे करेंगे तो ये जो पेन है, ये पेन देखना कैसे जाएगा? बहुत तेजी से जाएगा, लेकिन स्लो मोशन में देखना, तुम जूम करके देखना। हाँ, देखो मोशन समझ में आया कैसा है? मोशन समझ में आया कैसा है ना? मोशन समझ में आया कैसा है? बोलो यार, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखना, फिर से देखना, फिर से देखना। मोशन समझ में आया कैसा है? अरे यार, तो ये जो मोशन है, ये ट्रांसलेशनल भी है और ये रोटेशनल भी है। ये आगे भी बढ़ रहे हैं, ये रोटेट भी हो रहे हैं, है ना? बेटा, अगर पाइवट है तो सिर्फ रोटेशन होगा, एक ही जगह पर पेन घूमता रहेगा। और अगर पाइवट नहीं है, क्या होगा वहां पर? ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों होगा। अभी मेरी बात समझ में आई क्या? मेरी बात समझ में आई क्या? अरे यार, अगर बात समझ में आई है, चैट बॉक्स में एक बार हो जाए भाई शैलेंद्र सर ओपी। हाँ, फटाफट फटाफट बोलो यार, है ना? तो अगर पाइवट है, अगर पाइवट है, अगर फिक्स पॉइंट है बॉडी में, तो प्योर रोटेशन होगा। अब यहां पे मैं ट्रिपल एस लिख रहा हूं, एक मैं ट्रिपल एस लिख रहा हूं यहां पर, एक ट्रिपल एस में लिख रहा हूं। क्या है सर ट्रिपल एस? ट्रिपल एस यहां पर है कि अगर पाइवट है तो प्योर रोटेशन होगा, राइट? और अगर पाइवट नहीं है, नॉट पाइवट, यानी फिक्स्ड नहीं है, अगर नॉट पाइवट, है ना, तो दैट विल बी ट्रांसलेशनल प्लस ट्रांसलेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा और बच्चा रोटेशनल मोशन।
ये भी कल बहुत सारे बच्चों का डाउट था, एक क्वेश्चन था ना जिसमें था इस तरीके से पूछा गया था, वहां पे मैंने बोला था दोनों करेगा भैया। दोनों क्यों करेगा? आपने बोला सर पाइवट तो है ही नहीं। तो बेटा जब पाइवट नहीं होता है तो दोनों मोशन हो रहे होते हैं, ट्रांसलेशनल भी हो रहा होता है और रोटेशनल भी हो रहा होता है। तो अल्टीमेटली सर टॉर्क का मतलब सर बड़ा क्लियर है, टॉर्क का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सोचो बेटा, अगर ये पॉइंट है, अगर ये पाइवट वाला पॉइंट है बॉडी का और ये फोर्स है, तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। इमेजिन करो ये फोर्स है और ये हमारा वो पॉइंट है। अभी फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक कर लो, ये वाला हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, उसमें वो वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट। क्लियर है? फिर देखो ये पाइवट वाला पॉइंट है और फोर्स हमारा कुछ इस तरीके का फोर्स। अगर फोर्स इस तरह से होगा तो मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ऐसा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, है ना, टू दैट फोर्स। फोर्स के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, वो कहेंगे सर जी ये तो परपेंडिकुलर दिख रहा है सर, लेकिन सर ये भी होता तो क्या दिक्कत थी? सोचो, अगर तुमने ऐसे बना दिया तो क्या ये एंगल तुमको 90 दिख रहा है? क्या ये 90 दिख रहा है? 90 तो ऐसा होगा भैया, ऐसे करोगे 90 हो जाएगा। तो यार समझ आया क्या? समझ आया क्या? बोलो यार, है ना, समझ आया क्या? राइट, ठीक है सर। अगर मेरे प्यारे बच्चों फोर्स ऐसा है, ये फोर्स है, ये पॉइंट है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा होगा, देखो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, आर था, ये आर है। इवन ऐसा भी केस हो सकता है, ये फोर्स है और ये वो पाइवट वाला पॉइंट है। सर अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे बनाएंगे? बेटा इसके लिए तुम्हें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, क्या? इसको आगे बढ़ाओ और अब तुम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। मैं तुमको अलग अलग केसेस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फील कराने की कोशिश कर रहा हूं केवल, बस और कुछ नहीं। अगर सर ये फोर्स है सर और ये पाइवट वाला पॉइंट है सर, अब क्या करेंगे सर? फिर से अब आप इसको आगे बढ़ाओगे, आगे बढ़ाया और ये परपेंडिकुलर हमने, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। कुछ इस तरीके से बेटा हम लोग निकालते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या है? प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही तरीका है टॉर्क को निकालने का। अब टॉर्क किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने की कोशिश करता है, ऑब्जेक्ट दो तरीके से घूम सकता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यहां पर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये तीनों में, इन तीनों में चेक कर लो ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट। यहां पर कैसे घूम रहा है ऑब्जेक्ट? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो मूवमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मूवमेंट कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल सिखाया था मूवमेंट का डायरेक्शन निकालना, टॉर्क का डायरेक्शन निकालना। टॉर्क कैसा वेक्टर था? एक्सियल वेक्टर था, है ना। टॉर्क जो है दैट वाज अ एक्सियल वेक्टर। टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर था। वेक्टर का एक टाइप होता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर्स हैं जो किसी भी एक एक्सिस के अलोंग लगे, तो एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब सर अगर ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूम रहा है सर, तो हम उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, राइट हैंड, तो थंब हमारा अंदर जा रहा है। अगर थंब इनवर्ड्स है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमेशा हम लोग नेगेटिव मानेंगे। क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमेशा कैसा माना जाएगा बेटा? नेगेटिव। इसका साइन हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब क्लॉकवाइज में उंगलियों को घुमाऊंगा तो थंब अंदर की तरफ शो करे। लेकिन सर अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यही थंब किधर होता है? आउटवर्ड, बाहर की तरफ होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे में ये हो जाएगा पॉजिटिव, राइट। तो अगर वो क्लॉकवाइज मूवमेंट है नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो मेरे प्यारे बच्चों वो पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? है ना? क्या ये बात समझ में आई है? बहुत सारी चीजें मैंने आज आपको रिवाइज करा दिया है, ठीक है। तो रिवाइज किया है, जरा उसके ऊपर मेरे को एक क्वेश्चन बताओ। तुम क्वेश्चन बताओ, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स इज डैश
टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पाइवट। चलो आंसर करना है तुम्हें। कह रहे मूवमेंट ऑफ फोर्स जो होता है उसका डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है। लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और पाइवट यानी जो फिक्स्ड पॉइंट है के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसके साथ क्या रिलेशन है। मूवमेंट ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट इक्वल टू या फिर इक्वल होता है। आंसर बताओ। हाँ बेटा, आप वॉच को देख करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ सकते हो। यस। अद्रित कह रहे हैं सर आप क्या खतरनाक पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपके इस प्यार ने खूब मुझे एनर्जेटिक कर दिया है। कल वाले लेक्चर में बहुत तगड़ी रेटिंग आपने किया, बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। उम्मीद करता हूं आप सभी ऐसे ही करते रहेंगे, पढ़ाई भी करते रहेंगे और मैं भी एकदम मस्त आपको पढ़ाता रहूंगा, है ना। फिलहाल बेटा यहां पर कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है जिसको मैं टॉर्क कहता हूं, और टॉर्क जो है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 75.43% बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। अभिजीत साहब ने सबसे पहले एकदम सही जवाब दिया है। क्या बात अभिजीत बेटा। अगला है लेसर द फोर्स अप्लाइड, अगर फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर फोर्स कम कर दोगे तो मूवमेंट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा, इक्वल रहेगा, घट जाएगा, या फिर कोई नेग्लिजिबल इफेक्ट, मतलब कोई खास इफेक्ट सर नहीं पड़ेगा। बताओ। फोर्स को ही कम कर दूं अगर मैं, फोर्स को ही अगर कम कर दूं तो, है ना, फोर्स को ही अगर मैं कम कर दूं तो है ना। ईशा कह रहे हैं सर अब मजा आ रही है फिजिक्स में, स्कूल बोर हो जाते हैं। अरे बिल्कुल मजा आएगा, 100% मजा आएगा। सब लोग बताओ। जो टॉर्क होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर फोर्स को घटा दिया जाएगा तो टॉर्क का क्या होगा? अगर लेसर द फोर्स है, फोर्स अगर कम हो रहा है तो भैया मूवमेंट ऑफ फोर्स भी लेसर हो जाएगा। फोर्स कम करोगे तो मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कम हो जाएगा। 81.3% बच्चों ने सही किया है। पृथ्वी ने सबसे पहले, अभिजीत है, मोनिका है, अर्नव है, शाश्वत है, इन बच्चों ने एकदम फटाफट जवाब सबसे पहले दिया है। नेक्स्ट, क्लॉकवाइज मूवमेंट आर कंसीडर्ड टू बी। बताओ, क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लोग कैसा मानते हैं? क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लोग कैसा मानते हैं? पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव या ए एंड सी बोथ? बताओ बताओ बताओ। हाँ, नए कंसेप्ट में बढ़ रहे हैं भाई, नए कंसेप्ट में बढ़ रहे हैं। हर्षिका बेटा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डाउट चेक करते हैं इसका आंसर दे दो। क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैंने क्या आपको बोला? दैट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। क्योंकि क्लॉकवाइज अगर होगा तो थंब अंदर की तरफ इनवर्ट्स होगा, तो दैट्स आंसर इज नेगेटिव, है ना। क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा। देखते हैं क्या बात है। 86% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सबसे आगे जवाब दिया फिर से पृथ्वी ने, मोनिका ने, हमजा ने। क्या, वेरी गुड। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हैज, अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वो भी यूनिफॉर्म मोशन में है। मैंने आज ही आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड का कांस्टेंट हो जाए, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। आंसर करो, चलो आंसर करो फटाफट। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्पीड भी उसकी कांस्टेंट है। बता दीजिए, कांस्टेंट स्पीड है, वेरिएबल वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। वेरिएबल स्पीड तो हो नहीं सकता, ये तो मैंने बताया ही आपको। ये गलत है, ये भी गलत है। ए और बी में से ही कुछ हो सकता है। कांस्टेंट स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसी को मैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोलूंगा। आंसर करो। दिल ने ये कहा है दिल से। जल्दी जल्दी बता दो यार। थैंक यू दिव्या बेटा, थैंक यू। ईश कह रहे हैं सर आज मेरा बर्थडे है, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें ना, पढ़ाई लिखाई भी करें।
यस। तो यूनिफॉर्म का मतलब बेटा कांस्टेंट स्पीड भी है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी है। तो बी ऑप्शन सही है, स्पीड भी कांस्टेंट है भाई साहब और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। 75.6% बच्चों ने ऑलमोस्ट सही किया। पृथ्वी फिर भी आगे है, क्या बात है। हमजा और पृथ्वी इन्होंने अपनी जगह को एकदम चकाचक मेंटेन करके रखा है। चलो क्वेश्चन है, अ मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन while using a lever handle of length 40 सेंटीमीटर। एक मैकेनिक है जो कि 150 न्यूटन का फोर्स लगा करके 40 सेंटीमीटर के किसी एक लीवर को यूज करके किसी एक नट को ओपन करता है, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग दैट नट इज F इंटू आर। फोर्स है 150 न्यूटन, न्यूटन मतलब एसआई में है, और डिस्टेंस कितना है बेटा 40 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा ना 60 न्यूटन मीटर के बराबर। 60 न्यूटन मीटर के बराबर ये टॉर्क की वैल्यू हो गई, यानी उस नट को ओपन करने के लिए भैया 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए ही चाहिए। अब कह रहे हैं हाउ लॉन्ग हैंडल इज रिक्वायर्ड, कितनी लेंथ का हैंडल रिक्वायर्ड है इफ ही वांट्स टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। अगर 50 न्यूटन का फोर्स मैं लगाना चाहता हूं तो अब हैंडल का लेंथ कितना होगा। देखो किसी भी नट को ओपन करने के लिए देखो जो टॉर्क रिक्वायर्ड है वो है तो लगाना ही पड़ेगा। कितना रिक्वायर्ड था 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क रिक्वायर्ड है, बिना इसके वो नट ओपन नहीं हो सकता। अब कह रहे हैं कि अगर फोर्स 50 न्यूटन का हो तो उस स्क्रू की या उसकी लेंथ कितनी होगी ये आपको बताना है। फिर से यही टॉर्क जो है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर करो। टॉर्क कितना रिक्वायर्ड होता है भैया 60, फोर्स कितना है हमारा 50 न्यूटन, तो आपको यही डिस्टेंस आर निकालना होगा, यही डिस्टेंस आर निकालना होगा आपको। 0 0 कैंसिल, आर की वैल्यू हो गई भैया 6/5, 6/5, 6/5 आप डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 1.2 मीटर्स के बराबर, 1.2 मीटर्स के बराबर। क्या बात है, 1.2 मीटर्स के बराबर। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन सही करने वाले बच्चे हैं 88%। क्या बात है, हजारों बच्चों ने सही जवाब दिया है। पृथ्वी सबसे आगे हैं, फरहान, हमजा, तनुज, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आंसर देख सकते हैं 1.2 मीटर। अगला क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं, आयरन डोर ऑफ अ बिल्डिंग इज 3 मीटर ब्रॉड। एक कोई डोर है, दरवाजा है, वो दरवाजा 3 मीटर चौड़ा है। तो मैंने वो दरवाजे का मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये दरवाजा है भैया, यहां कहीं पर दरवाजे में हैंडल होता है नॉर्मली, है ना, और इस पॉइंट के अबाउट, इस लाइन के अबाउट, देखो ये जो लाइन होती है इस लाइन के अबाउट ये जो दरवाजा है वो रोटेट करता है। तो इस लाइन को ही मैं बोलूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं क्या बोलूंगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी लाइन के अबाउट ये दरवाजा ऐसे खुलेगा, जब मैं हैंडल को ऐसे खींचूंगा दरवाजा ऐसे खुलेगा, राइट। अब कह रहे हैं कि डोर की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है, 3 मीटर्स उसकी चौड़ाई है। इट कैन बी ओपन बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन नॉर्मली एट द मिडिल ऑफ द डोर। आपसे कह रहे हैं कि अगर मैं यहां मिडिल में, यहां पर अगर मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, यहां पर फोर्स हमें कितना बोल रहे हैं, फोर्स बोल रहे हैं 100 न्यूटन। कह रहे हैं कि अगर 100 न्यूटन का मैं फोर्स यहां पे लगा दूं तो भैया दरवाजा खुल जाता है। मिडिल का मतलब बेटा डिस्टेंस कितनी हो गई अब 1.5 मीटर। कह रहे हैं कि 100 न्यूटन का फोर्स अगर 1.5 मीटर पे लगा दो तो बीच से ऐसे पकड़ के खींचने पर भी दरवाजा खुल जाता है, राइट। तो हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द टॉर्क नीडेड टू ओपन द डोर। इस दरवाजे को खोलने के लिए कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है, कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है, बताओ भैया। दरवाजे को ओपन करने के लिए जो रिक्वायर्ड टॉर्क है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 100 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर। सर डिस्टेंस कहां से ली जाती है, डिस्टेंस होती है फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है 1.5 मीटर। तो ये आंसर कितना आएगा 150
न्यूटन मीटर के बराबर। यानी सर कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है बेटा? टॉर्क रिक्वायर्ड है 150 न्यूटन मीटर के बराबर। कह रहे द लीस्ट फोर्स एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू ओपन द डोर। कह रहे मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा उस दरवाजे को ओपन करने के लिए। देखो भैया, दरवाजा तुम यहां से खोलो, यहां से खोलो, यहां से खोलो, कहीं से भी दरवाजा ओपन करो, टॉर्क तो 150 न्यूटन मीटर का चाहिए। दरवाजे को ओपन करने के लिए बेटा 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क तो चाहिए ही चाहिए, तुम चाहे जहां से खोलो, ठीक है, चाहे जहां से खोलो। अब तुम मेरे को बताओ, अगर मिनिमम मेरे को फोर्स लगाना है, सबसे कम से कम फोर्स लगाना है, आप बताओ मैं ए वाली पोजीशन पर हैंडल को लगाऊं या मैं बी वाली पोजीशन पर हैंडल को लगाऊं? फटाफट बताओ, दो ऑप्शन है आपके पास, ए वाली पोजीशन पर मैं हैंडल लगाऊं या बी वाले पे लगाऊं? फटाफट बताओ। अगर मिनिमम फोर्स से दरवाजे को ओपन करना है, बहुत कम से कम फोर्स लगाकर दरवाजे को ओपन करना है, तो ए वाली पोजीशन पर मैं हैंडल लगाऊं या बी वाली पोजीशन पर हैंडल लगाऊं? फटाफट बता दो। सबके घर में दरवाजा लगा होगा, सबके घर में हैंडल यहां पे लगा होता है। क्यों हैंडल यहां पे लगा होता है? हैंडल इसीलिए यहां पर है ताकि हम दरवाजे को आराम से खोल। यही हैंडल उठाकर अगर मैं यहां लगा दूंगा तो मेरे को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, यहां और अंदर लगा दूं तो और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और अगर मैं इसी लाइन पर ही, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही हैंडल लगा दूं, चाहे जितना फोर्स लगा लो दरवाजा कभी भी खुलेगा नहीं। तो यार ना, तो इसका मतलब ए वाले पोजीशन पर आपको हैंडल लगाना चाहिए। टॉर्क तो यही रिक्वायर्ड है, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर होता है। टॉर्क तो 150 न्यूटन मीटर का ही चाहिए, फोर्स की वैल्यू निकालनी है। जब एकदम एक्सट्रीम पर आप हैंडल लगाओगे तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी बेटा? 3 मीटर के बराबर। 3 मीटर के बराबर, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 150/3, जिसको मैं निकालूंगा 50 न्यूटन के बराबर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ए वाला ऑप्शन हमारा सही था। 63% बच्चों ने बिल्कुल सही बोला था सर ए, यानी यहां पर हैंडल लगाओ। बेटा खुद सोचो, अगर डिस्टेंस ज्यादा है, टॉर्क उतना ही है, तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, है ना? तो आप एकदम किनारे ही हैंडल लगाते हो, इसीलिए किसी भी दरवाजे को ओपन करने के लिए एकदम किनारे ही लगाया जाता है। समझ आ रहा है क्या? बोलो यार, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? है ना? तो 150 न्यूटन मीटर एंड 50, 150 न्यूटन मीटर एंड 50 न्यूटन, दैट इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर, यही हमारा करेक्ट आंसर। देखो 150 न्यूटन मीटर और 50 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं, एक इधर लग रहा भैया 2 न्यूटन का, एक इधर लग रहा 2 न्यूटन का, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एट टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये जो रॉड है, इस रॉड का लेंथ कितना है बेटा? 1 मीटर के बराबर। पूरी रॉड का लेंथ कितना है? 1 मीटर के बराबर, ठीक है, विच इज पाइवोटेड एट सेंटर। यानी कि ये सेंटर है, ये सेंटर वाला मिड पॉइंट है। ड्रॉ डायग्राम फॉर द अरेंजमेंट, तो डायग्राम पहले से बना हुआ है, अच्छी बात है। फाइंड रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। कह रहे हैं कि इस मिड पॉइंट पर आप रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स, यहां पर रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स बता दीजिए। एक चीज बताओ, पूरे फिगर में, पूरे डायग्राम में कितने फोर्सेस दिख रहे हैं बेटा? दो, एक ये वाला फोर्स और एक ये वाला फोर्स। क्लियर है? एक ये वाला फोर्स और एक ये वाला फोर्स। ठीक, इस मिड पॉइंट के अबाउट ये वाला जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? जल्दी से बता दो। ए वाला जो पॉइंट है वो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? फटाफट बता दो यार सब लोग, फटाफट बता दो। फोर्स एट ए विल ट्राई टू रोटेट, क्या था? रॉड था, रोटेट रॉड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा घुमाने की कोशिश करेगा ना। ये वाला देखो कैसे पता करें सर, कैसे पता चलेगा? जो भी फिक्स पॉइंट हो उस पर एक उंगली रख दो, एक उंगली फिक्स पॉइंट पर रख दो, ठीक है? तो यहां पर हम रख देंगे। अब जो दूसरी उंगली है वो फोर्स की डायरेक्शन में घुमा दो, बस फोर्स की डायरेक्शन में घुमा दो बस। ये देखो एक फिक्स हो गया यहां पर, इसको फोर्स की डायरेक्शन में घुमा दो, फोर्स ऊपर है तो बस ऐसे घुमा दो, सिंपल। कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। तो फोर्स एट ए विल ट्राई टू रोटेट रॉड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? अच्छा, बी वाले फोर्स के बारे में भी सोचो। ये वाला फोर्स बेटा किस तरह से रोटेट कराएगा? सोचो, फिर से तरीका वही है, फिर से तरीका वही है। क्या? इस पॉइंट पर एक उंगली रख दो, इस पॉइंट पर एक उंगली रख दो, और ये इसको घुमा दो फोर्स की डायरेक्शन में। ये भी तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना? है ना? सिमिलरली force at B will also rotate rod in clockwise डायरेक्शन। वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो टोटल मूवमेंट कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? टोटल मूवमेंट का मतलब हो गया मूवमेंट ड्यू टू दिस फोर्स प्लस मूवमेंट ड्यू टू दिस फोर्स। बट दोनों ही मूवमेंट क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा नेगेटिव होता है, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव का साइन लगा लेंगे, नेगेटिव। अब मूवमेंट की वैल्यू कितनी होती है भैया? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? यही तो होता है, यही काम हम यहां करने चल रहे हैं बेटा। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 2 न्यूटन। और इस फोर्स और मिड पॉइंट जिसके अबाउट वो रॉड घूमने वाला है, इनके बीच की दूरी कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? टोटल 1 मीटर का रॉड था, अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या ये डिस्टेंस आधा मीटर हो गया, हाफ मीटर हो गया, 1/2 मीटर हो गया? फोर्स इंटू 1/2 मीटर। क्लियर है ना? ये तो हो गया इसका मूवमेंट प्लस। अब इसके मूवमेंट की बात करो, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा, वो भी निगेटिव होगा। मैं फिर से लिखूंगा माइनस, फोर्स फिर से हो गया 2 न्यूटन, और डिस्टेंस फिर से कितना है? 1/, दैट विल बिकम -1 प्लस -1, दैट विल बिकम एक्चुअली -2 टन मीटर, -2 टन मीटर। अब यहां माइनस लगा नहीं है तो हम लोग बी वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन बोलो हमारा एकदम सही है। क्या ये बात समझ में आया? सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है ना? सही है। 2 कट जाएगा, -1, ये भी कट जाएगा, -1 -1 -1 -2 होता है, -1 -1 -2 होता है ना? क्या बात है, वेरी नाइस। देख लो, 2 न्यूटन मीटर इज द आंसर ना, इज द आंसर। अगला क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं अ यूनिफॉर्म मीटर रूल रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज। एक रूल है यानी एक रॉड है, ये यूनिफॉर्म मीटर है। यूनिफॉर्म मीटर मतलब 1 मीटर का रॉड है। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। 100 सेंटीमीटर लेंथ का एक बेटा रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक है? यूनिफॉर्म मीटर रूल यानी कि रॉड रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज एट 60 सेंटीमीटर मार्क। 60 सेंटीमीटर कहां होगा? अगर ये मिडिल है, मिडिल से थोड़ा यहां कहीं पर होगा, यहां पर वो रेस्ट कर रहा है। नाइफ एज जब कहा जाए तो ऐसे आप एक सपोर्ट दिखा सकते हो, ट्रायंगल ऐसा बना के दिखा सकते हो कि इसी पे रखा हुआ है, इसी पे इसको रखा गया है ना, इसी पे इसको रखा गया है ना? और ये 60 सेंटीमीटर पे है, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहां पर है भैया? ये पॉइंट 60 पर है। मैं यहां से दिखा दूं, सेंटीमीटर है भाई साहब, ऐसे। When a mass of 10 gram is suspended from other end, आपसे कह रहे हैं दूसरे एंड पर 10 ग्राम का मास लटकाया गया है। फिर से पढ़ लो। यूनिफॉर्म मीटर रूल रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज एट 60 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। यानी किसी एक एंड से, चाहे इधर चाहे इधर, किसी एक एंड से 10 ग्राम का एक मास लटकाया गया है।
अब सबसे पहले आप मेरे को बताओ, अगर ये पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम बी है, ये ए है और ये बी है, बेटा आप मुझे बताओ कि मैं जो 10 ग्राम का जो मास है हमारा, उस 10 ग्राम के मास को मैं कहां पर लटकाऊं, ए पर लटकाऊं या बी पर लटकाऊं? इस पॉइंट के अबाउट आपने उसको फिक्स कर रखा है, रॉड को, ठीक है, यहां पर हमने फिक्स कर रखा है। आपको यह बताना है कि मैं मास यहां लटका दूं या इधर लटका दूं, ठीक है। अगर इसको हॉरिजॉन्टली ही बना के रखना है तो जल्दी से बताओ, ए सही है या बी सही है, बताओ। रॉड है, ठीक, ध्यान से सुनना, रॉड है, रॉड का यार कुछ ना कुछ वेट तो होगा, और किसी भी रॉड का जो वेट होता है बोलो उसके मिडिल पॉइंट पे लगेगा, यहां पर रॉड का वेट तो लगेगा ही लगेगा। अब तुम बताओ, अगर मैं एम मास के ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दूं, यहां पर उसका वेट लग जाएगा, तब ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, या मैं यहां पे रख दूं तब हॉरिजॉन्टल रहेगा? ए या बी, ए या बी, बोलो यार। दिल दिया है जान तेरे, फटाफट बताओ, ए या बी? भैया बी पे रखना चाहिए, बी पे रखना चाहिए, मेजोरिटी बच्चों ने सही किया है क्या, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एक एम मास रखेंगे, ठीक, वो कितने का है, 10 ग्राम का है, ठीक है, 10 ग्राम का एक हम मास रख देंगे। कह रहे हैं ड्रॉ डायग्राम फॉर द अरेंजमेंट, तो भैया डायग्राम आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन यही था, एट विच एंड मस्ट द मास्ट बी सस्पेंडेड, मास को कहां रखना चाहिए, तो आप बताओगे बी वाले एंड पर मास को रखो। भैया इधर तो पहले से मास लगा है, उधर लगाओगे तभी तो बैलेंस होएगा, अरे यार तभी तो बैलेंस होएगा। अगर इसको भी इधर ही लगा दोगे, ये पहले से नीचे खींच दबा ही रहा है, ये भी नीचे ही दबाएगा, तब तो ये झूल जाएगा रॉड नीचे की तरफ। नहीं समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया क्या, बोलो यार, नहीं समझ में आया क्या? व्हाट इज द मास ऑफ द रूल, इस रूल का मास कितना है, ये बता देते हैं मास कितना है। मान लो इसका मास है m के बराबर, ठीक है, रूल का मास निकालना है, तो अपन क्या करेंगे यहां पर, अगर इसको हॉरिजॉन्टल रखना है, फॉर फॉर हॉरिजॉन्टल रॉड, अगर रॉड को हॉरिजॉन्टल रखना है, बेटा जल्दी से बता दो, क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट, अगर रॉड को हॉरिजॉन्टल रखना है, क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होना चाहिए? अगर इस रॉड को हमें हॉरिजॉन्टल रखना है, तो देखो ये वाला जो फोर्स होगा ये तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये वाला जो फोर्स है ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्योंकि बॉडी को घूमना तो इसी पॉइंट के अबाउट है, यही तो है हमारा फिक्स्ड पॉइंट, है ना, यही तो है हमारा फिक्स्ड पॉइंट। इसी को पाइवट बोलेंगे, इसी को फलक्रम भी बोला जाता है, फलक्रम, अभी आगे ये वर्ड आएगा आपका, ठीक है। इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट के अबाउट बॉडी घूमने वाली है, तो ये नीचे घुमाएगा क्लॉकवाइज, ये इधर नीचे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, राइट। क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होना चाहिए, अगर ये बराबर है तभी ये हॉरिजॉन्टल रह पाएगा, अदरवाइज ये हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन देगा, ये देगा, 10 ग्राम का मास है, 10 ग्राम है, 100 से डिवाइड करोगे किलोग्राम में आएगा, और जी का मल्टीप्लाई करोगे mg, ये तो इसका क्या हुआ, फोर्स हुआ, इसका वेट हुआ, राइट, ये तो इसका क्या हुआ भैया, फोर्स हुआ, वेट हुआ। भैया 10 ग्राम था ना, तो उस 10 ग्राम में पहले क्या करोगे आप, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है इनफैक्ट, यानी कि एक जीरो और रहेगा भैया, 1000 से पहले हम डिवाइड करेंगे तब तो जाके किलोग्राम आएगा, उसमें जी का मल्टीप्लाई करेंगे mg, तब तो ये वेट बनेगा, फोर्स बनेगा। और फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेटा ये पॉइंट है, ये फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दो कितना होगा, यही तो होगा परपेंडिकुलर। अगर टोटल 100 सेंटीमीटर है, ये 60 है, ये डिस्टेंस क्या 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या,
40 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, और 40 सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, मीटर में आ जाएगा। दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये था फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे ही बेटा ये फोर्स है इस बार, तो मास हो गया m, मास हो गया m, और g को एज इट इज लिख देते हैं, तो mg हो गया इसकी वजह से वेट यानी कि। और डिस्टेंस बता दो ये वाला कितना है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस बार फिर से किसके किसके बीच में सोचो, ये फोर्स है, ये फोर्स है और ये फिक्स पॉइंट है, इनके बीच का यही डिस्टेंस तो हमें चाहिए। ये डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट कर दो कितना है, सब लोग बता दो कितना, फटाफट बता दो यार कितना है। ये है देखो 60 सेंटीमीटर और ये आधा था 50 सेंटीमीटर, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, सो 10/100। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जी से जी कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया 4/100, 4/100 0.0 जाएगा, दैट इज इक्वल टू मास, दैट इज इक्वल टू मास। 4, ये जो आया ना 0.04, ये किस में आया बेटा, किलोग्राम में आया, ये किस में आया, किलोग्राम में आया, है ना। और ऑप्शंस हमें किस में दिए हुए हैं भैया, ग्राम में, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही, 40 ग्राम इज द राइट आंसर। क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया। देखो अगर रॉड को हॉरिजॉन्टल रखना है, अगर इस रॉड को हॉरिजॉन्टल रखना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को बराबर होना पड़ेगा। इसी को प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स भी कहा जाता है, इसी को प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो एज, दिस इज ऑल्सो एज प्रिंसिपल ऑफ, इसी को प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स भी कहा जाता है। क्लियर है क्या, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स भी कहा जाता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आंसर आप देख सकते हैं 40 ग्राम इज योर आंसर, 40 ग्राम इज योर आंसर। क्लियर, इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स भी कहा जाता है। अब मैं आपको ले चल रहा हूं और कपल की बात करते हैं। आइए आइए कपल की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट। कपल क्या होता है सर, जब किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर, जैसे ये कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारा, एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग जाए इस डायरेक्शन में एफ फोर्स, दूसरा फोर्स लग जाए जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस तरह के जो दो फोर्सेस हैं, और मान लो यहां कहीं पर हमने बॉडी को, एक मिडिल पॉइंट है इनके बीच में जहां पर हमने बॉडी को फिक्स कर रखा है, ठीक है, तो और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं डी बोल दूं, दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी बोल दिया गया है, बीच में उसका फिक्स्ड पॉइंट है, पाइवट वाला पॉइंट है, राइट। एक फोर्स ऊपर है, एक फोर्स नीचे है, तो व्हेनेवर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, दे ऑलवेज ट्राई टू रोटेट द ऑब्जेक्ट। इस तरह के फोर्सेस ऑब्जेक्ट को हमेशा रोटेट करने की कोशिश करेंगे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, और अगर यही फोर्सेस का डायरेक्शन में पलट दूं, ये क्लॉकवाइज घुमाने लगेंगे, तो क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। इधर की तरफ फोर्स नीचे कर दो, इधर की तरफ फोर्स ऊपर कर दो, इनके बीच का ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी, ये इसका फिक्स पॉइंट रहा, ठीक। तो अभी ये क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, देख लो ये कैसे घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, जबकि ये जो है कपल वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो कपल का मतलब हमेशा क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। जब किसी एक ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हों, यानी कि व्हेनेवर व्हेनेवर टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स, और ध्यान से देखो टू इक्वल एंड अपोजिट, ये भी एफ है ये भी एफ, सेम होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, एक ऊपर है तो एक नीचे है। अरे भाई ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात, बस बस एंड कर रहे हैं बेटा, बस बस
एंड कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, यस एंड कर रहे हैं, है ना, है ना। तो ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर हो, नॉट एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, चेक कर लो, सेम लाइन पे नहीं लग रहे, ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, ठीक है, इसकी लाइन ये रही, इसकी लाइन ये रही, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है बट पैरेलल है, ठीक है, दे फॉर्म अ कपल व्हेनेवर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, दे ऑलवेज फॉर्म अ कपल एंड कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस अ रोटेशन। जब भी रोटेशन हमें कराना है, हमें अगर इसको घुमाना है तो हमें कपल फॉर्म करना ही पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कपल। ऑब्जेक्ट अगर रोटेट हो रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, कपल, राइट। कपल का सर फॉर्मूला क्या है, कपल को सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, जो रिप्रेजेंटेशन था ना टॉर्क, वही रिप्रेजेंटेशन कपल का भी होता है। सर फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, दिस इज द फॉर्मूला। क्या मैंने लिखा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और कोई एक फोर्स ले लो, इन्हीं के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कपल। लिख दूं, ये डी क्या है, ये डी क्या है सर, ये डी है, ये डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये डी। तो यहां पर देखो किसी भी रेंच में क्या होता है भैया, किसी भी रेंच में क्या करते हो, अगर कोई कार का रेंच है, कोई नट खोलना है तो आप क्या करते हो, इधर भी फोर्स लगाते हो, इधर भी लगाते हो, दोनों को पकड़ के ऐसे घुमाते हो, ऐसे। कार की स्टीयरिंग में क्या करते हो, दोनों तरफ से पकड़ते हो, ऐसे ऐसे घुमाते हो, एक को नीचे तो एक को ऊपर, तब जाकर वो कार घूमती है, स्टीयरिंग घूमता है, राइट। तो वहां पर आपने क्या यूज कर लिया, वहां पे आपने कंसेप्ट यूज किया है कपल का। तो कपल क्या है सर, कपल है फोर्स और दो फोर्सेस, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट, है ना। फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इज इक्वल टू कपल। बोलो यार, समझ आया क्या। हाँ, कैप ऑफ बॉटल हो सकता है, देखो एग्जांपल्स है यहाँ पे, टर्निंग ऑफ वाटर टैप, वाटर टैप में भी यही काम होता है, ठीक है। किसी भी टाइटनिंग कैप यानी कि बोतल का जो वो होता है ढक्कन, उसमें भी यही है। कोई ताले को खोल रहे हो चाबी लगा करके, उसमें भी यही है। कार की स्टीयरिंग में भी यही है। सो दीज ऑल एग्जांपल्स आर फॉर कपल, राइट। सर मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है, सर कपल की वैल्यू क्या होती है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मान लो एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, इनके बीच का टोटल डिस्टेंस d के बराबर है। और मेरे प्यारे बच्चों, पहले वाले फोर्स की डिस्टेंस को अगर मैं r1 मान लूं और दूसरे वाले फोर्स की ये जो डिस्टेंस है इसको मैं r2 मान लूं, ठीक है। तो ये इस पॉइंट के अबाउट, ये इस पॉइंट के अबाउट कैसा मूवमेंट क्रिएट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। ये कैसा करेगा सर, ये भी एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है सर, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अभी एक न्यूमेरिकल कराया था मैंने ऐसा, दोनों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं। तो तुम क्या करोगे यार, पहले वाले फोर्स का आप मूवमेंट निकालो, मूवमेंट ऑफ द फोर्स F एट द एंड A, यहां पर ये जो F फोर्स है इसका मूवमेंट क्या होगा, F इंटू R1, यानी कि F इंटू डिस्टेंस OA, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे वाले फोर्स का निकालेंगे तो दैट फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस R2, वो भी लिख सकते हैं हम लोग, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, तो टोटल मूवमेंट क्या हो जाएगा बेटा, टोटल मूवमेंट हो जाएगा F इंटू ओ ए प्लस F इंटू बी, F कॉमन कर लो, OA प्लस OB, OA प्लस OB करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितने के बराबर आ जाएगी, D के बराबर, दैट विल बिकम F इंटू D। तो कपल का फॉर्मूला क्या हो गया, F इंटू D, जिसमें D क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू, perpendicular distance between two forces. Is it clear everyone? Is it clear everyone? इक्विलिब्रियम फिर आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, इक्विलिब्रियम की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे यार, दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलिब्रियम की क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इक्विलिब्रियम। अब ये एक क्वेश्चन है आपके पास,
राइट। ये वाला एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है, ट्राई करना है। एक ये क्वेश्चन है, आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, मैंने इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, बट आप पहले ट्राई करेंगे, ईमानदारी से आप क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। सबसे पहला आपका होमवर्क क्या है, मैंने आपको क्वेश्चंस दिए, राइट, ये क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। दूसरा, आप अपना नोट बनाएंगे ना, नोट्स मेकिंग करेंगे और रिवीजन करेंगे। मैंने पढ़ाया है आज, मैंने और ज्यादा डेप्थ में आप लोगों को पढ़ाया है, आप उसका क्या करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, राइट। थोड़े से आपके मैं डाउट्स देख लेता हूं, बाकी आपके डाउट्स का भी मैं रिस्पॉन्स करूंगा जस्ट आफ्टर द क्लास। सर सेकंड क्लास आप ही ले लो प्लीज। अरे आशीष भाई ऐसा ना करो यार, बाकी टीचर्स को भी पढ़ाने दो। सर सेलिना के बुक में कपल के न्यूमेरिकल नहीं दिए, कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा। देखो जो मैं नोट्स यहां पर आपको दे रहा हूं ना, जो मैं क्वेश्चंस, जो मैं कॉम्बिनेशन ये जो आपको दे रहा हूं ना, इसके बाद तुमको कोई और किताब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने पढ़ा दिया उसको अच्छे से करो, उसके बाद जो भी किताब तुम्हारे पास है तुम उसके क्वेश्चंस करो, तुम्हारा सब सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सर ऐड ही क्यों किया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया? अंकिता बेटा, अगर ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? हम दोनों को ऐड करेंगे, है ना, क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे या दोनों क्लॉकवाइज घुमा रहे थे। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों घुमा रहे हैं तो हम ऐड करेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे होते तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते। क्लियर है? कशिश ने कहा सर बट इफ we only apply one force on the object, then also object will rotate on the axis of rotation, so why couple forces are only needed to produce a rotation? Yes कशिश बेटा, जब केवल एक फोर्स लगाते हो, है ना, और आप सोच रहे हो कि ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट छिपा हुआ है, जो पाइवट होता है ना, जिस पॉइंट पर आपने बॉडी को फिक्स कर रखा है, वो पाइवट भी एक फोर्स प्रोवाइड करता है, पाइवट भी एक फोर्स प्रोवाइड करता है, और हमेशा अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स प्रोवाइड करता है। जितना फोर्स आपने दूसरी तरफ लगाया ना, पाइवट भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करता है। क्लियर? तब जाकर के कपल वहां भी फॉर्म होता है। तो कपल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्लास में इसकी मैं और बात आपसे करूंगा, ठीक है, परेशान मत हो। सर व्हाट इज द सिंबल ऑफ कपल? टाउ, टाउ है, टाउ, है ना। Sir, couple causes only rotation or both rotational and translational motion. If we open a bottle cap, it rotates but moves also. अच्छा देखो बेटा, कोई भी कपल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशन प्रोवाइड करता है। कपल ऑलवेज प्रोवाइड्स ओनली रोटेशनल मोशन, नेवर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशनल मोशन प्रोवाइड करने वाला होता है फोर्स। ट्रांसलेशनल मोशन प्रोवाइड करने वाला कौन होता है भैया? फोर्स। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, बाकी अभी मैं आप लोगों के ये वाले क्वेश्चंस अभी देखता हूं जस्ट आफ्टर द क्लास, और मैं आपके ढेर सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूं जस्ट आफ्टर द क्लास, राइट। सो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी को कल की तरह ये लेक्चर फिर से मजेदार लगा होगा, बहुत सारी नई नई चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, राइट। और अगली क्लास में और ढेर सारी चीजें सिखाएंगे, और नए नए कंसेप्ट आपको सिखाएंगे, और ढेर सारे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, है ना। आज की क्लास में देखो सबसे आगे कौन रहा, 11 में से 11 क्वेश्चन हमजा ने बताए हैं, अभिजीत ने बताए, कशिश ने बताए, डैन है, आयुष है, प्रखर है, अग्रिमा है, अक्षित है, शिवांशु है, अभिनव है। ये 10 के 10 बच्चों ने 11 में से 11 क्वेश्चंस सही किए हैं। क्या बात है, मतलब एक क्लैप बनता है भाई आप सभी के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। सभी लोग 5 स्टार रेटिंग जरूर करिए।